Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In this particular lecture, we are going to talk about CA Final Indirect Taxes paper number 5 का RTP for May 25. Yes, it has been released and we are going to swiftly cover the entire RTP, all the 20 questions in this particular lecture. ठीक है? वी आर गोइंग टू स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस. हम ट्राई करेंगे कि आपका टाइम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ना लगे लेकिन कंसेप्ट सारे हो जाए. लेकिन मेरा फोकस ज्यादा कंसेप्ट्स पे रहेगा क्योंकि जो चीज कर रहे हो ना वो अच्छे से करना चाहिए, है ना. थोड़ा 10-15 मिनट आगे भी लग जाए, मैं आधे घंटे में भी करवा सकता हूँ आरटीपी, लेकिन उसमें किसी का कोई फायदा नहीं होगा. सो वी विल डू ऑल द कंसेप्ट्स प्रॉपरली इन द टाइम बेस्ड मैनर. ठीक है, सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर आरटीपी. एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग ऑल दोज रिसोर्सेज फॉर यू. एंड सर अगले 2 महीनों में आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज प्लान हो रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू अपलोड, सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन एनी पर्टिकुलर अपडेट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आरटीपी का मैं लिंक एक बार अपने कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अलॉन्ग विद द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे सुपर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं. डेली 300-400 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. एंश्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट चैनल. फ्री रिसोर्स है, बहुत सारी गलतियां पकड़वा दूंगा तुम्हारी, क्यों छोड़ रहे हो, ज्वाइन करो. प्लस उसके अंदर मैं सारे अपडेट्स भी डालता हूं, जनरल गाइडेंस एंड मोटिवेशन की भी चीजें उसके अंदर आती है. तो एंश्योर यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट. यस, आई होप ये सारे बेसिक्स क्लियर है. नाउ स्टार्ट करते हैं अपना सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का आरटीपी. ऑन ऑफसेट लेवल क्या ये आरटीपी बहुत मुश्किल है? आंसर इज नो. आरटीपी ठीक है, वेरी मच हैंडल कर सकते हैं अपन, लेकिन क्या होता है आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ प्रिपेयर करते हो तो आपके पॉइंट्स छूट सकते हैं. उसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर भी सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें. चलो आज इनडायरेक्ट टैक्स का आरटीपी 20 क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. हम अपना May 25 का है तो हमारा जो अमेंडमेंट्स का पीरियड है दैट विल बी 6 months बिफोर 31st October 2024. तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस इसमें टेस्ट हुए हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला केस सिनेरियोस. अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसके अंदर चेक करना कि मैं एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, एमसीक्यूज सॉल्व करने का एक नैक है, एक आर्ट है जो काफी बच्चे गलत करते हैं बिकॉज यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन एमसीक्यूज एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू डू नॉट गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो प्लीज पे अटेंशन एज टू हाउ आई एम रीडिंग. मैं करते करते आपको बहुत सारी चीजें बताते जाऊंगा, उसको एब्जॉर्ब करते रहना. वही चीजें आपको अपने पेपर में इंप्लीमेंट करनी है. करिए स्टार्ट. आज केस सिनेरियोस. तो जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगा तो मुझे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि मेरा क्लाइंट कौन है, मेरे क्लाइंट का टाइप क्या है. मैं क्वेश्चन को क्लाइंट बनाता हूं. ठीक है, तो मेरा क्लाइंट का टाइप क्या है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, क्या है, मंथ कौन से की बात कर रहा हूं, टैक्स पीरियड किसकी बात कर रहा हूं, एंड सर मुझे फाइनली पूछा क्या गया है. अ लॉट ऑफ टाइम्स एमसीक्यूज जो होंगे वो केस सिनेरियो से डायरेक्टली लिंक होंगे नहीं, तो वो इंडिविजुअली सॉल्व हो जाते हैं. तो जब आप कोई भी केस सिनेरियो रीड कर रहे हो ना बेटा जी, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रीड करना क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद दोबारा ऊपर आना ही पड़ता है. तो पढ़ते वक्त आपका सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान रहना चाहिए कि मोटा मोटा मेरा बिजनेस में चल क्या रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है, ताकि क्वेश्चन देख के मुझे पता हो कि ये वाला पार्ट मुझे दोबारा रीड करना है. दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग द एमसीक्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. आ जाओ. वर्धमान लिमिटेड, ओके, कंपनी है, ठीक है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है, हैज ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स. कंपनी हैज टेकन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन ऑल द स्टेट्स. तो हर एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट पर्सन ये बन जाएगा. ओके. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, पे अटेंशन, ये मेरा टैक्स पीरियड है, ये मेरा टैक्स पीरियड है. द टैक्स टीम प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. क्या क्या है देखो. कंपनी सोल्ड गुड्स वैल्यूइंग डैश 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 फ्रॉम इट्स वेयर हाउस लोकेटेड एट गुजरात पोर्ट टू अ बायर लोकेटेड इन अहमदाबाद. ठीक है, कुछ गुड्स का सेल हुआ है. अब मैं इसको दोबारा अभी डिटेल में नहीं एनालाइज करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसके ऊपर एमसीक्यू क्या पूछा है, तो उस टाइम मुझे दोबारा रीड करना ही पड़ेगा. तो मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ठीक है, कुछ गुड्स का सेल हुआ है गुजरात वाले वेयर हाउस से. आगे, कंपनी गॉट अ फेवरेबल एडवांस रूलिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय कंपनी थ्रू इट्स रजिस्टर्ड प्लेस. ओके, ये एडवांस रूलिंग का कुछ इन्होंने स्टेट किया है. ठीक है. कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वेयर डिमांड ऑफ टैक्स वाज पेड amounting to 1 crore and penalty of 10 lakh. Interest was confirmed by the adjudicating authority. Dispute was similar to this. ठीक है. Company feels it has a strong matter before the appellate authority. तो कहीं ना कहीं अपील का यहाँ पे इशू आने वाला है. अब आप क्या करते हो सर, इसका डिटेल एनालिसिस दिमाग में स्टार्ट कर देंगे. नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा भी है या नहीं, और अगर पूछा है तो क्या पूछा है. ठीक है. The company has issued a tax invoice with respect to certain supplies. Tax collected was 3 crore. Subsequently, supplies were not liable to GST. पता चला. Okay, ठीक है. Special audit 66. ठीक है. Okay, special audit है कहीं ना कहीं. We will see further now what the questions are. Based on the facts of the case scenario, choose the most appropriate answer.
अब ध्यान से सुनना, इन रिलेशन टू द गुड्स सोल्ड फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन कांडला गुजरात द कंपनी शैल बी। अच्छा, अब मैं उस ट्रांजेक्शन पे ध्यान दूंगा कि इन्होंने मेरे से क्या पूछा है, अब मैं उसको एनालाइज करूंगा। लेट्स सी, द कंपनी सोल्ड गुड्स वैल्यूइंग 5 CR फ्रॉम इट्स वेयर हाउस located at Kandla Port, Gujarat to a buyer located in Ahmedabad by way of transfer of title. The responsibility of clearance shall be on the buyer. The goods were imported by the company from Vietnam and were not cleared for home consumption since then. सर कहीं ना कहीं ये वेयरहाउस गुड्स की बात कर रहा है। वेयरहाउस गुड्स को सेल करना क्या जीएसटी के लिए लायबल है? आंसर इज नो। चैप्टर नंबर 1 सप्लाई में शेड्यूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि सर वेयरहाउस गुड्स को जब आप सेल करते हो ना, इट इज नीदर गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस, तो इसके अंदर क्या कंपनी लायबल टू जीएसटी रहेगी? देखो, बी लायबल, बी लायबल, बी लायबल, नॉट लायबल। यस, द आंसर वुड बी डी। द आंसर वुड बी डी। हम इसको ग्रीन से मार्क करेंगे, ठीक है। नॉट लायबल टू एनी टैक्स और ड्यूटी। मैंने साथ में आरटीपी का सॉल्यूशन भी ओपन करके रखा है। वी विल मैच द आंसर्स ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। सो पे अटेंशन, फर्स्ट का डी। ओके, डन। आगे आ जाओ। इन रिलेशन टू द एडवांस रूलिंग ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी, चलो आ जाओ एडवांस रूलिंग पे हम एनालिसिस करते हैं। द कंपनी गॉट अ फेवरेबल एडवांस रूलिंग ऑर्डर ऑन अ पर्टिकुलर इशू फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का है। बेसिक आपको याद होगा कि जो AAR होती है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट की होती है। सेंट्रल लेवल पे कोई अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग नहीं होती, एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई इशू कैन नॉट बी आस्क्ड इन एडवांस अथॉरिटी रूलिंग। The application was filed by company through its registered place of business in Rajasthan, obviously. So my focus is Rajasthan. अब देखते हैं इसके ऊपर क्या पूछा है। In relation to that, the order is binding. अब binding का पूछ रहे हैं। The order is binding on company only in Rajasthan, but on jurisdictional officers across all the registrations of the company in India. गलत। This is applicable only on company and officers of Rajasthan. The order is binding on company across all state. गलत। The order is binding on company and jurisdiction in Rajasthan. एकदम सही। अब आप क्या करते हो, सी में आपको कॉन्फिडेंस मिल गया ना, तब भी आप एक बार डी रीड करके देखोगे। नहीं करना है, दिल में कॉन्फिडेंस लेके चलना पड़ेगा। वो स्पेशल 26 का डायलॉग याद है, असली कॉन्फिडेंस दिल में है, तो दिल में कॉन्फिडेंस रख के चलो, वरना आप इतना डबल चेक करते रह जाओगे एमसीक्यूज की, कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, ठीक है। तो सी में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, मेरा कंसेप्ट क्लिक कर गया है, तो मैं 2 के अंदर सी चेक करूंगा। ये देखो 2 के अंदर सी आंसर मेरा ठीक है। आगे आओ। In case the company prefers an appeal before appellate authority against the order passed by adjudicating authority in Maharashtra, the amount of pre-deposit, अब pre-deposit कितना होता है? appellate authority के पास अगर आपको जाना है तो आपको pre-deposit कितना पे करना है? Whatever admitted liability is there, admitted liability मतलब admitted tax, interest, penalty plus whatever the tax is in dispute उसका 10%. Yes, tax in dispute का 10%, बट दैट इज लिमिटेड टू 25 CR। अब सर इसके अंदर टैक्स इन डिस्प्यूट जब मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ जीएसटी की बात करूंगा, मैं इंटरेस्ट पेनल्टी की बात नहीं करूंगा। देखो कितना है सर। अब जब इन्होंने मेरे से वो स्पेसिफिक पूछा तो मैं थर्ड बार एनालाइज कर रहा हूं, तो पढ़ते वक्त सिर्फ पता होना चाहिए कौन सी ट्रांजेक्शन चल रही है, क्योंकि दोबारा रीड करना ही पड़ेगा। कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वेयर डिमांड इज 1 CR ऑफ टैक्स, 10 लाख ऑफ पेनल्टी एंड 25 लाख ऑफ इंटरेस्ट। The dispute was similar to the issue for which a favorable order was received by company in Rajasthan as discussed in paragraph number 2. Okay, ठीक है। तो कंपनी को लगता है it has a strong case in matter before the appellate authority. तो क्या इसके अंदर कोई भी लाइबिलिटी वो एडमिट कर रही है? आंसर इज नो। उसको लग रहा है पूरा का पूरा मेरी बात सही है, तो इसके अंदर टैक्स कितना है? व्हाट इज द जीएसटी अमाउंट इन डिस्प्यूट? 1 CR। तो 1 CR का 10% आप पे करवा दो, 10 lakhs, ठीक है। आपको इसके अंदर You do not have to pay anything with respect to the penalty and interest, क्योंकि उसमें से कुछ भी एडमिटेड नहीं है। तो आपका 10 लाख का आंसर बनना चाहिए थर्ड का सी, थर्ड का सी, ठीक है। आगे आ जाओ। इन केस वेयर द टैक्स हैज बीन रॉन्गली कलेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम रेसिपिएंट्स, पेनल्टी डिमांड में पढ़ते हैं 73-74 में कि अगर आपने कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया है फ्रॉम पब्लिक इन द नेम ऑफ जीएसटी, तो आपको वो फटाफट से गवर्नमेंट को पे कर देना है, और 30 डेज से ज्यादा ड्यू डेट से अगर आपने डिले किया तो आपके ऊपर पेनल्टी का भी वेवर नहीं मिलेगा। कौन से वेवर की बात कर रहा हूं मैं? सेक्शन 73 के वेवर की बात कर रहा हूं कि आप शोकॉज नोटिस से पहले या फिर शोकॉज नोटिस के विद इन 30 डेज अगर पे कर देते हो तो आपको पेनल्टी नहीं पे करना पड़ता। यस, तो देखो कंपनी शैल पे सच अमाउंट टू गवर्नमेंट। यस, कॉन्फिडेंट हो ना 4th A में? यस, कंपनी शैल पे सच अमाउंट, ठीक है। ओके, तुम्हें बाकी रीड करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो कंपनी शैल रिफंड, डिपॉजिट विद वेलफेयर फंड, रिटेन, पता चल जाएगा ये गलती है डायरेक्टली। चलो नेक्स्ट। इन केस ऑफ स्पेशल ऑडिट बीइंग कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ एमपी, स्पेशल ऑडिट में तो ज्यादा कुछ उन्होंने दिया ही नहीं है, बस बोला है कि स्पेशल ऑडिट हो रहा है।
स्पेशल ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड। देखते हैं इसके ऊपर क्या पूछ रहे हैं। रेम्यूनरेशन, खर्चे की बात कर रहे हैं। एक बार रिवाइज करें स्पेशल ऑडिट में क्या रेम्यूनरेशन के कंसेप्ट है। रेम्यूनरेशन शैल बी डिसाइडेड एंड पेड, डिटरमिन एंड पेड बाय द कमिश्नर। दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना, डिटरमिन एंड पेड, कितना और कौन, दोनों कमिश्नर डिसाइड करता है, मतलब कमिश्नर को ही पे करना है अमाउंट डिसाइड करके। तो रेम्यूनरेशन इज पेबल बाय कंपनी, गलत। रेम्यूनरेशन इज पेबल बाय कंपनी एज डायरेक्टेड बाय कमिश्नर, गलत। रेम्यूनरेशन इज पेबल बाय कमिश्नर बट एक्सपेंस शैल बी रीइंबर्स्ड बाय कंपनी, गलत, बचेगा लास्ट ही। एक्सपेंसेस एंड ऑडिट इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन शैल बी पेड बाय द कमिश्नर, बिल्कुल ठीक बात। सारा एक्सपेंस, एग्जामिनेशन, ऑडिट सब कमिश्नर को पे करना है। आंसर आना चाहिए डी, 5/5 का डी। अब मुझे बताओ क्या इस वाले में केस सिनेरियो में आपको कोई भी क्वेरी है? आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करो और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी, बट वेरी वेरी इजी। केस सिनेरियो 2 पे आओ, सेम तरीके से चलेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ स्ट्रक्चर। क्लाइंट जब आपसे पहली बार मीटिंग करने आता है तो आप क्या पूछते हो? भाई कंपनी का नाम बताओ, कहाँ धंधा करते हो, किस चीज का धंधा करते हो, फिर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, ओके। पीएसयू, ठीक है। एंगेज्ड इन द बिजनेस, पीएसयू मतलब कहीं ना कहीं कुछ टीडीएस का लिंक आ सकता है, चेक करेंगे। एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड 75% इक्विटी। ये कोई डायरेक्टली मेरे से लिंक नहीं है अभी जीएसटी के लिए, तो आगे बढ़ो। The company has taken separate registration in each state where it has business operations. Head office in Delhi and other power plants in Bihar, Odisha, Chhattisgarh. तो 4 registration है मेरे पास। Following transactions are given. दिल्ली का, बिहार का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, हाउस रेंट रिकवर किया है, कुछ रेंट कलेक्ट किया है, सेल ऑफ मेटल स्क्रैप। अब ज्यादा एनालिसिस मत करना। अब बच्चा क्या करेगा, सर मेटल स्क्रैप के दिमाग लड़ा लेते एक बार, वो टीसीएस वगैरह तो नहीं होगा ना, आरसीएम एफसीएम तो नहीं होगा ना। अरे मेरे लाल रुक तो जा, सवाल तो पूछने देना। सवाल पूछेंगे तो एनालिस दोबारा करना ही पड़ेगा। तो अभी सिर्फ दिमाग में बिठा लो, हाँ ये 5 ट्रांजैक्शंस दी है और ये एक अदर इनकम दी है। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर गिवन। क्या क्या देख लो मोटा मोटा। सप्लाई ऑर्डर वॉज अवॉर्डेड फॉर स्टेशनरी बाय दिल्ली हेड ऑफिस, तो ये दिल्ली का है, बस इतना दिमाग लगाओ अभी। ओडिशा प्लांट, ये ओडिशा का कुछ दिया है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग फॉर रेजिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन वॉज हेल्ड इन फेब्रुवरी। ये ट्रांजैक्शंस कौन से मंथ की, ये भी देख लेना, फेब्रुवरी। कहीं ना कहीं वो क्या होगा, फेब्रुवरी का कुछ पूछ लेगा और ट्रांजैक्शन मार्च की होगी, छोड़ देना, ऐसा हुआ था एक बार, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन ऑल दीज स्मॉल निटीज ग्रिटीज। फेब्रुवरी में हुआ है, ठीक है, रेलिवेंट है मतलब मेरे लिए। अगर ये मार्च होता तो मैं आगे पढ़ता ही नहीं, मैं इसको कट कर देता छोटा सा पेंसिल से क्वेश्चन में अपने, जब मेरे पास एग्जाम में होता मैं। दिल्ली हेड ऑफिस पेड, तो ये दिल्ली का है, ठीक है। अब क्या करा है क्या नहीं करा उसको छोड़ दो, भी बस देख लो ये दिल्ली का है ना, ठीक है, दिल्ली का है। फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इट्स हेड ऑफिस एंड पावर प्लांट कंपनी एंगेज प्राइवेट सिक्योरिटी एज वेल एज सीआईएसएफ, ठीक है। तो सिक्योरिटी है तो कहीं ना कहीं ये मुझे आरसीएम में पकड़ने वाला है, मुझे पता है ये मुझे आरसीएम के अंदर लेके जाएगा, तो ठीक है, उसको एनालाइज कर लेंगे। ये सिक्योरिटी की पेमेंट्स दी है। बिहार प्लांट परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम साहू फॉर 86,000, फुल पेमेंट इन फेब्रुवरी, जीएसटी 18%, ठीक है, ये बिहार प्लांट का है। All amounts are excluding GST. This is very important for me. Students don't read this, but it is very important. क्लास वाले बताना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो अपने को जो भी अमाउंट्स दे रखे उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। अब यू हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते आ जाओ। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय दिल्ली हेड ऑफिस अंडर फॉरवर्ड चार्ज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। क्या बोल रहे हैं वो, दिल्ली हेड ऑफिस के लिए एफसीएम के अंदर क्या टैक्सेबल सप्लाई हुई है, क्या टैक्सेबल सप्लाई हुई है वो हमें जानना है। फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। अब जरा अटेंशन देते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई है। सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल यहां पे कुछ है नहीं। बैंक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, एम्प्लॉइज अनरजिस्टर्ड रहेंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन दिया है, रेसिडेंस के लिए दिया है, ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन में चला जाएगा एंट्री नंबर 12 की। रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक्स, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, शॉप्स लोकेटेड इन ऑफिस प्रीमाइसेस। अब मुझे ध्यान से सुन के बताना, क्या ये मेरा रेसिडेंशियल है? आंसर इज नो, ये मेरा अदर देन रेसिडेंशियल है। और अदर देन रेसिडेंशियल में इस बार एक नई एंट्री ऐड हुई आरसीएम की, जिसमें आरसीएम कब लगता है, जब अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को देता है। जब अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो आरसीएम लगता है। लेकिन भैया हम तो रजिस्टर्ड है, हम अनरजिस्टर्ड थोड़ी ना है, तो ये एक तो मेरा एफसीएम के अंदर आ जाएगा। सी देयर आर 2 वेज ऑफ सॉल्विंग। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेरी आता है कि सर हम पहले पूरा एनालिसिस कर ले क्या यहाँ पे,
जरूरत नहीं है ना, क्या पता उसके बारे में सवाल ही ना हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है तू, है ना। ठीक है, तो इसका बस एनालिसिस किया मैंने, एफसीएम में चला जाएगा, एक तो ये अमाउंट आ जाएगा 48,000, एक तो मेरा ये 48,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो जरा, देखो देखो, से इसमें कुछ है नहीं मेटल स्क्रैप के बारे में, और ये अदर इनकम है। अब ये अदर इनकम मतलब मैं मानूंगा ये सप्लाई है, तो ये जाएगा एफसीएम के अंदर, ठीक है। 2,50,000 चला जाएगा, प्लस 2,50,000, तो ये कितना जाएगा, 2,98,000 आना चाहिए। क्या है हमारे पास, बिल्कुल है। सिक्स का बी एक बार चेक कर लो साथ साथ, सिक्स का बी 2,98,000 आ गया हो। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी पेएबल अंडर आरसीएम बाय बिहार प्लांट। अब मेरे को बिहार प्लांट पे फोकस करना है, और उसको मुझे आरसीएम, बट आरसीएम इसका आउटपुट वाला नहीं, इसका इनवर्ड वाला, जो बिहार प्लांट आरसीएम वाला इनवर्ड सप्लाईज रिसीव कर रहा है। हो सकता है इसकी आउटवर्ड सप्लाईज हो जो आरसीएम के अंदर कवर हो, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। हमें देखना है बिहार का इनवर्ड वाला। आ जाओ, ये सेल हुआ है, इसको छोड़ो, ये बैंक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, ये हाउस रेंट, ये नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन इनवर्ड। रेंट कलेक्टेड, सेल ऑफ मेटल स्क्रैप, कुछ भी नहीं, इनवर्ड पे आओ। इनवर्ड, ये दिल्ली का है, ये ओडिशा का है, ये दिल्ली का है। अब बिहार का तो सिर्फ मेरे पास यही बचता है। फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कंपनी हैज एंगेज द सिक्योरिटी। एंगेज द सिक्योरिटी मतलब कंपनी पे कर रही है, कंपनी पे कर रही है मतलब वो रेसिपिएंट है। यस, तो बिहार के केस में सिक्योरिटी में आरसीएम कब लगता है, आरसीएम तब लगता है जब सप्लायर कौन हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ये तो है ही नहीं इसमें बिहार में, बचाइए 10 लाख। सीआईएसएफ इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो कंपनी थोड़ी ना है, एलएलपी थोड़ी ना है, ठीक है। और 7 फरवरी को है, तो फरवरी मंथ में भी आ रहा है, तो 10 लाख आंसर आना चाहिए। 7th का बी, 7th का बी। आगे आ जाओ। The value of supply on which TDS under 51 shall be deducted by Delhi head office while making payment to the stationery mart in February। अब सर सेक्शन 51 क्यों आया, मैंने बताया ना पीएसयू था, ऊपर पढ़ते वक्त लिंक हो गया था कि सर कहीं ना कहीं टीडीएस का लिंक आ जाएगा। अब 51 के अंदर टीडीएस का रेट क्या होता है, 2%। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ऊपर हो। लेकिन आप टीडीएस जब कट करते हो तो आप पेमेंट में से कट करते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 11 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का हो, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट किसी मंथ में 5,000 रुपए की हो रही है, तो 5,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा। बट डिटरमिन कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से। तो जरा स्टेशनरी के बारे में देख लेते क्या हुआ है, ढंग से एनालाइज करते हैं। अ सप्लाई ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स वाज अवॉर्डेड बाय दिल्ली हेड ऑफिस टू स्टेशनरी मार्ट फॉर 336 इंक्लूडिंग 12%। अब यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली स्टेट किया है, तो मैं इसको इंक्लूडिंग जीएसटी मानूंगा। नहीं दिया होता तो मैं एक्सक्लूडिंग मानता। ओके, तो 336 ऑब्वियसली 250 से ऊपर जाएगा जब आप इसमें से जीएसटी हटा दोगे, ये बनेगा 3 लाख। तो 3 लाख इज मोर देन 2,50,000, तो यस टीडीएस एप्लीकेबल तो हो चुका है। The vendor supplied stationery items worth 44,800 including 12% GST and issued the tax invoice in February. Delhi head office made payment of the said bill in February by crediting the vendor account. The remaining amount was in April. तो मेरा TDS कितने पे डिडक्ट होगा, फेब्रुवरी मंथ की पेमेंट में, जो कि 44,800 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो मुझे इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज टीडीएस आपका जीएसटी पे नहीं कटेगा, ठीक है। 44,800 डिवाइडेड बाय 112%, आंसर बनेगा आपका 40,000। देख लो 40,000 होना चाहिए आपके आंसर में। ये देखो ए, 8 का ए, 8 का ए। समझ रहे हो, तरीका समझ आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने का। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी शैल बी पेबल अंडर आरसीएम बाय दिल्ली एंड ओडिशा। अब यहां पे क्या कर सकते हो आप, अगर टाइम कम मिले ना, तो दिल्ली और ओडिशा आप एक बार देखना कि आंसर में सब अलग अलग ही आ रहे हैं, तो आप एक दिल्ली का अच्छे से निकाल लो, क्योंकि दिल्ली का अगर आपका क्लिक कर गया सही आंसर, तो आपका फिर ओडिशा का ना निकालो तब भी आपका हो सकता है काम सही से बन जाए। टाइम है तो दोनों का निकाल लो ताकि सेटिस्फेक्शन मिले कि हमारा जो भी दोनों अमाउंट है वो मैच हो रहे हैं। बट टाइम ना मिले तो, और यूनिक वैल्यूज अगर चारों में है, तो यू कैन ट्राई सम शॉर्टकट। तो दिल्ली पे आ जाओ जरा, आरसीएम का इनवर्ड आरसीएम, इनवर्ड आरसीएम। तो इनवर्ड आरसीएम वाले तो यही वाले हैं ना, एक बार देख लेते हैं। ये दिल्ली के अंदर तो टीडीएस वाला है, इसके अंदर कोई आरसीएम तो आएगा नहीं। ये उड़ीसा का है, ये दिल्ली का है। हाँ, अब दिल्ली के, ये दिल्ली वाले में आ जाओ जरा, इस वाले में कोई आरसीएम वाला लिंक है क्या? द बोर्ड मीटिंग फॉर रेजिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन वाज हेल्ड इन February. Yes, Delhi paid 20,000 each as sitting fee to 4 independent directors who attended the meeting. डायरेक्टर अगर आपको कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है तो उस पर आरसीएम लगता है, पर्सनल कैपेसिटी में काम करता है तो एफसीएम लगता है।
फर्दर इट पेड 80,000 टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु हैड रेंटेड द ऑफिस बिल्डिंग टू दिल्ली हेड ऑफिस। तो ये जो रेंट पे दिया है ये उसके पर्सनल लेवल पे उसने काम किया, ये ऑफिशियल लेवल पे एज ए डायरेक्टर नहीं काम किया, ये उसकी वैसी बिल्डिंग ओन करता है तो उसने दिल्ली हेड ऑफिस को दे दिया, तो यहाँ पे तो एफसीएम लगेगा। लेकिन ये तो आरसीएम के अंदर आ जाएगा ना, 4 डायरेक्टर्स 20,000 ईच, तो ये 80,000 हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने ओडिशा का भी पूछा है ना मेरे से, है ना, एक बार देख लेते हैं, ओडिशा भी पूछा है उन्होंने मेरे से। हाँ, ओडिशा भी निकाल लेते हैं हम। ऊपर वाला तो सारा ये सप्लाईज है, ये आउटवर्ड सप्लाईज है, ठीक है, ये सारे आउटवर्ड सप्लाईज है। ये दिल्ली है, ठीक है, ये ओडिशा, ओडिशा ने परचेज किया है तो यहाँ पे कोई आरसीएम की बात नहीं आएगी, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर कहीं आरसीएम नहीं आता। ओके, उसके बाद क्या है, ये वाला देख लो, ओडिशा का सिक्योरिटी वाला ही बचा है, 8 लाख सीआईएफ, तो ये भी चला जाएगा आपके आरसीएम में, जैसा बिहार प्लान का गया था। तो आंसर बनना चाहिए 80,000 ये वाला फॉर दिल्ली एंड ओडिशा के लिए 8 लाख। देख लेते ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है क्या, 80,000 एंड 8 लाख। अगर आपके पास पेपर में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, आप 8 लाख नहीं निकाल पाते, तो 80,000 तो दिख ही रहा था ना, और किसी में है नहीं 80,000, तो आप स्मार्टली इसको भी बी डायरेक्टली मार्क कर सकते थे टाइम बचाने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा 9B मार्क करके, 9B मार्क करके। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ मेटल स्क्रैप बाय छत्तीसगढ़ प्लांट। मेटल स्क्रैप में भाई लोग आरसीएम कब लगता है, जब अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को सेल करता है। तो एक बार छत्तीसगढ़ प्लांट पे ही सिर्फ मेटल स्क्रैप पे हम ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ प्लांट में मेटल स्क्रैप पे हम ध्यान देंगे। अब आप सारा एनालिसिस अगर कर लेते, ये पूछ भी नहीं रहे उस प्लांट के बारे में, तो क्यों करना है ना, दैट इज द बेटर वे। तो छत्तीसगढ़ प्लांट में क्या हो रहा है, सेल ऑफ मेटल स्क्रैप एक्सक्लूडिंग टीसीएस एट 1% एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि जीएसटी के अंदर टीसीएस 0.5% है। ओके, तो ये ठीक है, मेटल स्क्रैप मैंने सेल किया है किसको, टू बिरला स्क्रैपर अनरजिस्टर्ड, तो दिस सेल इज हैपनिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, जो कि है ये बिरला स्क्रैपर्स। अगर ये अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होता तो आरसीएम के अंदर आता। यस, चेक करते आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब इन्होंने ऐसा सवाल देना में मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर रीड ऑल द एमसीक्यूज, रीड ऑल द सॉल्यूशन, मतलब ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। जहां पे स्पेसिफिक आंसर्स है, अमाउंट्स है, वहां पे सारे नहीं करोगे तो चलेगा, कॉन्फिडेंस है तो जो आपका आंसर आ रहा है उसके हिसाब से आगे चलो, बट ऐसे वाले केसेस में आपको सारे रीड करने पड़ेंगे। जीएसटी ऑन वैल्यू ऑफ 45,000 इज पेएबल बाय बिरला स्क्रैपर्स अंडर आरसीएम। नहीं सर, अभी हमने कंक्लूड किया है, आरसीएम नहीं लग रहा। जीएसटी ऑन मेटल स्क्रैप इज पेएबल बाय छत्तीसगढ़ प्लांट अंडर एफसीएम, ये लग रहा है, लेकिन एक बार सारे रीड कर लो। जीएसटी इज पेएबल बाय छत्तीसगढ़ ऑन 45,450। अब ध्यान से सुनना, दोनों में कहीं ना कहीं देखो, दोनों के अंदर 45,450 और 45,000, और दोनों के अंदर एफसीएम आ रहा है। तो इसमें अब आपको दिमाग लगाना है कि एफसीएम तो हमने कंक्लूड कर लिया, लेकिन किस अमाउंट पे, अभी देखते आगे। सेल ऑफ मेटल स्क्रैप ऑन विच टीसीएस इज कलेक्टेड इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। नहीं भाई, एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अब मेरा फाइनल क्वेरी बचा है कि सर किस अमाउंट पे। अब मैं एनालिसिस करता हूं दोबारा एक बार कि चलो 45,000 का ये जो सेल हुआ है, कितने का हुआ है, 45,000 का एक्सक्लूडिंग द टीसीएस। तो अगर मैं इसके अंदर टीसीएस ऐड करूं 45,000 प्लस 1%, तो शायद वो पूछ रहे आपसे 45,450 बना के ऑप्शन में कि उस पे काटना है क्या। नहीं भाई, टीसीएस पे थोड़ी ना कट करोगे, कोई जीएसटी का जो आपका वो अमाउंट आएगा, आरसीएम आप जो पे करोगे दैट इज ऑन 45,000, नॉट ऑन इनकम टैक्स टीसीएस। यस, तो बेस वैल्यू पे तो कट करोगे, मतलब बेस वैल्यू पे तो जीएसटी आप डिपॉजिट करोगे। तो जीएसटी ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाईज 45,000, 45,000 इज द वैल्यूएशन, नॉट 45,450। वो इनकम टैक्स का टीसीएस नहीं आपको ऐड करना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी, 10th का बी बनना चाहिए। ये देखो 10th का बी, क्योंकि ये मेरा वैल्यूएशन है। ठीक है, टीसीएस इनकम टैक्स का एडवर्ड नहीं करना है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज इज और आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो वो पूछ रहे हैं कि जो आपके सप्लाईज थे, आपके इनवर्ड सप्लाईज नहीं, आपके आउटवर्ड सप्लाईज, वो कौन से आरसीएम के अंदर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि आपके आउटवर्ड सप्लाईज पे आरसीएम नहीं लग रहा। देखो पहला, हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू देम। सर वर्स्ट कम बस मान लो कि एग्जाम भी नहीं है, जैसे ऊपर हमने कंक्लूड किया कि चलो ये एग्जामिशन में फॉल कर सकता है एंट्री नंबर 12 में, पर आरसीएम तो पक्का नहीं लगने वाला था।
आरसीएम तो पक्का नहीं लगने वाला था क्योंकि एम्प्लॉइज रजिस्टर तो है नहीं। यस, ओके, सो ये तो आपका आरसीएम में नहीं जाने वाला। तो फर्स्ट तो आपका पक्का आंसर बनेगा कि इट इज नॉट आरसीएम। रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक्स वगैरह, दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अंडर एफसीएम नॉट आरसीएम। दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि ठीक है ऑफिस प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं और ऑफिस प्रीमाइसेस में हम तो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड होते हैं और ये लोग रजिस्टर्ड अगर हम अज्यूम करते तो कहीं ना कहीं आरसीएम का लिंक आता। तो सेकंड भी आरसीएम के अंदर नहीं है। आपको याद है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आरसीएम तब लगता है जब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और करंट केस में हम तो रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम की बात इसमें नहीं आनी। और मेटल स्क्रैप टू बिरला स्क्रैपर, बिरला स्क्रैपर तो खुद ही अनरजिस्टर्ड है और हम रजिस्टर्ड है, तो कोई भी यूनिट हमारा अगर सेल कर रहा है बिरला को तो वहां पे आरसीएम नहीं लगने वाला। तो तीनों ही आंसर बनेगा आपका। ऑल थ्री आर नॉट अंडर आरसीएम, तो आपका बी आंसर बनेगा। 1, 2 एंड 3, बी 1, 2 एंड 3। आगे आओ। लांबा इंडस्ट्री इंडिया हैज इंपोर्टेड एन आर्टिकल। अच्छा ये हो गया हमारा, केस सिनेरियोस खत्म हो गए। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज कितने हैं? एक ही है। आ जाओ। लांबा इंडस्ट्री हैज इंपोर्टेड एन आर्टिकल गामा इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मलेशिया, अ डेवलपिंग कंट्री, ओके, टू मीट इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड फॉर इट्स फाइनल प्रोडक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट द इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स। इंक्रीज्ड इंपोर्ट मतलब कहीं ना कहीं सेफगार्ड ड्यूटी की बात छेड़ने वाले हम 8B के अंदर कस्टम्स टैरिफ एक्ट की। It is considering the imposition of safeguard measures as after conducting inquiry, as it is satisfied that such imports are threatening to cause serious injury to the domestic industry. And आपको याद होगा, this is one of the conditions for imposing the safeguard measure. The share of import of article gamma from Malaysia constitutes 4%. 4% मतलब 3% is the threshold. 3 के ऊपर चला गया तो वो लगाई जा सकती है ड्यूटी, 3 तक होता तो नहीं लगाई जा सकती थी। Which of the following statement is correct? The CG is empowered to impose safeguard duty for maximum 10 years. Answer is yes. 4 plus up to 6 years का extension करके 10 years तक लगाई जा सकती है, correct. Safeguard measures can be imposed since the share of import exceed 3% of the total import. Absolutely correct. The central government is empowered to impose safeguard measures for maximum period of 4 years from its imposition with no further extension. No, this is wrong. Safeguard measures cannot be imposed since share of import नहीं, कैनॉट नहीं, इट कैन बी इम्पोज, तो ये भी रॉन्ग। तो आंसर आएगा आपका 1 and 2, 1 and 2 ए आना चाहिए आंसर, 12th का ए आना चाहिए। और इसके साथ आपके सारे एमसीक्यूज होते हैं समाप्त। कैसा लगा आपको एमसीक्यू का सेशन? कितना टाइम इन्वेस्ट किया हमने? मोटा मोटा 26-27 मिनट, बट वी डिड ऑल द एमसीक्यूज प्रॉपरली विद ऑल द रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड आई होप आपको कहीं ना कहीं एक नैक समझ में आई हो, ठीक है। अब क्वेश्चन 13 से आगे जो पॉइंट्स हैं उसमें आप प्लीज एक बार मेरे साथ पेपर पेन लेके बैठो, अपना रजिस्टर लेके बैठो। मैं क्वेश्चन 13 में आपको पूरा हेल्प करूंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार मेरे लिए प्रॉमिस करना मेरे को और बताना कमेंट में कर रहे हो या नहीं। एक बार फॉर्मेट बना के आंसर निकालो, मेरे लिए करो और आप बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ये चीज करोगे, ठीक है। इट विल टेक 10 मिनट्स मैक्स। मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप फटाफट से उसके बाद इसको सॉल्व करोगे विथ फॉर्मेट और आप आंसर निकालोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि सर आपने बोला हमने किया, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। चलो आओ। पूर्वा इंपेक्स अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। माय फोकस इज, ठीक है, महाराष्ट्र है और एक कंपनी है। इट इज एंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाई। इट इज नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ओके। पता नहीं क्यों बता रहे हैं, अभी देखेंगे हम भी। पूर्वा इंपेक्स is a subsidiary of Purva Inc, an entity registered in US, okay, engaged in providing IT services to customers in India, okay. Following are the transactions information for the month of April. तो मेरा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि this is my tax period. तो अप्रैल के सिवाय कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसको वैसे ही इग्नोर कर देना जैसे हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटवर्ड सप्लाई, वेरी गुड। जब क्वेश्चन आपको अलग अलग बना के देना, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, तो भगवान को थैंक यू बोलना। अगर ये आपको सीधा ट्रांजैक्शंस देता तो आपको हर एक में दिमाग लगाना पड़ता है ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका आरसीएम का भी एप्लीकेबिलिटी आता है। तो अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेता हूं, फिर हम डिटेल में देखेंगे। मुझे आउटवर्ड सप्लाई की कुछ ट्रांजैक्शंस दिए, फिर मुझे कुछ इनवर्ड सप्लाई की ट्रांजैक्शंस दिए और नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, देख लेते एक बार इंफॉर्मेशन पहले। पूर्वा आईएनसी प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी, ओके। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गारंटी का इन्वॉल्वमेंट आया है। Rates of GST are 9%, 9%, 18% for inward and outward supply of services. तो यहाँ पे उन्होंने सर्विसेज का आपको अलग एक रेट दिया है। एंड
6,612 for inward and outward supply of goods except in case of raw cotton which is 2.5, 2.5 and 5 and in metal scrap it is 9,918. तो मुझे यहाँ पे चार चीजें दी है. किस किस का दिया है? गुड्स का दिया है, सर्विसेज का दिया है, कॉटन का दिया है और मेटल स्क्रैप का दिया है. ठीक है. All the amounts are exclusive of taxes. Very very important for me to understand. No opening balance of ITC. सर इतना तो हम कभी क्वेश्चन को एनालाइज भी नहीं करते. तभी तो सिखा रहा हूं ना, और तभी तो शायद दूसरों के शायद वीडियो से मेरे में टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट ये सारी चीजें समझ लो, पेपर में काम आएंगी. नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी. पता है आपको क्या हेल्प करेगा? अगर ये आप मिस आउट कर दो पॉइंट और कहीं पे क्वेश्चन ने पूछ लिया व्हाट इज द अवेलेबल आईटीसी, क्या होता है अवेलेबल आईटीसी फॉर अ पीरियड? उस मंथ के क्रेडिट्स प्लस ओपनिंग बैलेंस. तो इसमें मेरा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो व्हाट विल बी द अवेलेबल आईटीसी फॉर अ टैक्स पीरियड ऑफ माय करंट मंथ? It will be whatever ITC I'm getting for that month. All exports are by the company are through furnishing of LUT without the payment of IGST. तो मैं कहीं पे भी कोई GST एक्सपोर्ट पे नहीं पे करेगा. From the information given below, you are required to compute minimum GST liability payable in cash for the month of April. तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए, क्या सवाल आए? जीएसटी लायबिलिटी इन कैश. मैं यहां पे उसको छोटा सा लिखना चाहता हूं. जब भी आपको ऐसा सवाल आए कि आपको जीएसटी लायबिलिटी इन कैश निकालनी है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू विल फॉलो? पे अटेंशन एवरीवन. क्लास वाले याद है ना, हर एक क्वेश्चन में ही हमने एनालाइज किया था. व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट यू विल फॉलो? आप सबसे पहले लोगे आउटवर्ड सप्लाईज का टैक्स. आप सबसे पहले लोगे आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स जो कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ रहा है. आप उसके बाद यहां से माइनस करोगे आईटीसी. आप उसके बाद यहां से माइनस करोगे आईटीसी जो आपका वर्किंग नोट बन जाएगा. और सर उसके बाद आप ऐड करोगे यहां पे क्या? आरसीएम वाली लायबिलिटी जो आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं वाले ट्रांजैक्शन से आएगी, क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी आपका आईटीसी भी मिल जाता है आपको. ओके सर आरसीएम आपने बाद में क्यों किया? हम तो पहले ही कर देते हैं. नहीं करोगे आप. अगर आप आरसीएम पहले करोगे और फिर आईटीसी माइनस करोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर शोइंग दैट आई एम अवेलिंग आईटीसी फॉर पेइंग द आरसीएम लायबिलिटी, एंड आरसीएम लायबिलिटी कैन नॉट बी पेड थ्रू आईटीसी. आरसीएम लायबिलिटी कैन ओनली बी पेड थ्रू कैश बिकॉज इट इज समवन एल्सेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नॉट योर्स. समझ पा रहे हो? सारी चीजें करा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. आरसीएम की लायबिलिटी आपकी आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, ये किसी और की आउटपुट लायबिलिटी है, तो तुम इसके लिए आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकता. आईटीसी तुम्हें ऊपर माइनस करना पड़ेगा और फिर नीचे आरसीएम की लायबिलिटी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी. फिर आपका यहां पे आंसर आएगा दिस विल बी योर कैश लायबिलिटी जो आपको पे करनी है. करें फटाफट सॉल्व. आ जाओ. सबसे पहले मेरा ध्यान है आउटपुट लायबिलिटी की तरफ जो मेरी ट्रांजैक्शन से डिस्कस करते हैं. Undertook the promotion and marketing of IT services on principal to principal basis in India for Purva INC. For Purva INC मतलब ये यूएस की है, तो मैंने यूएस वाली के लिए काम किया. I am the supplier, that is the recipient. What will be the place of supply? Section 13 subsection 2 of IGST Act. Section 13 क्यों लगाया? Section 13 इसलिए लगाया क्योंकि रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है. जब रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगी और मैं इंडिया में रहूंगा तो वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, तो सेक्शन 13 अप्लाई करना है आपको आईजीएसटी का. एक्ट लिखना मत भूलना. और इसके अंदर डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा 13(2) का. तो रेसिपिएंट का एड्रेस क्या है? यूएस. तो क्या ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है? यस, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की तरफ जाएगा. अज्यूमिंग की पेमेंट वगैरह भी मेरे पास फॉरेन करेंसी में आएगी और क्लियरली क्वेश्चन ने बताया कि मैं एलयूटी के अंदर जाता हूं, मैं एलयूटी के अंदर जाता हूं, मैं जीएसटी नहीं पे करता, तो क्या इसके अंदर कोई कहीं पे भी कोई लायबिलिटी आएगी? आंसर इज नो. दिस इज हाउ यू एनालाइज. ठीक है, आगे आओ. प्रिंटेड लेटर कार्ड सप्लाइड टू सुभाषिनी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र. मैं भी महाराष्ट्र का, ये भी महाराष्ट्र का है. प्रिंटेड लेटर कार्ड, logo depicting the vision of the firm was to be imprinted on each letter card and said logo was provided by that firm. Material cost was 8 lakh, printing cost was 72,000. टोटल मैंने 872 चार्ज किया है. सर हम इसको सीधा बना देंगे गुड्स. नहीं, पेपर में आप सबसे पहले लिखोगे कि दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई दैट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ बोथ गुड्स प्लस सर्विसेज, बट प्रिंसिपल एलिमेंट कॉम्पोजिट में प्रिंसिपल एलिमेंट हियर इज गुड्स नॉट सर्विसेज. तो आप इसके अंदर गुड्स का रेट लगाओगे ऑन टोटल 8,72,000. सर इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे बनेगा? हम इसके अंदर अज्यूम करेंगे, वर्ड क्या दिया देखो, सप्लाई टू सुभाषिनी एंटरप्राइजेस इन महाराष्ट्र. तो मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने गुड्स को पहुंचाया है महाराष्ट्र में उस पर्टिकुलर कंपनी के पास, सुभाषिनी एंटरप्राइजेस के बाद पास. तो सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा लगेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई का लगेगा सेक्शन 10(1)(a) बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इट इज टर्मिनेटेड इन महाराष्ट्र.
ओके, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा गुड्स का। गुड्स का रेट क्या है? गुड्स का रेट क्या है? सर्विसेज गुड्स, दिस इज 6% एंड 6%, तो आप 6% और 6% यहां पे निकालोगे 8,70,000। अब आप भी इसको फॉर्मली करो ना, आप भी तो फॉर्मली करो ना, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेरे करने से थोड़ी ना आएगा। चलो अगले पे आओ। Supplied raw cotton to Dhruv Tara traders registered in Maharashtra. Raw cotton was purchased from local farmers during the previous month. ओके, अब परचेज मैंने प्रीवियस मंथ में किया था। देखो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन होंगे नहीं। परचेज प्रीवियस मंथ में किया था, इससे फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई तो मैंने करंट मंथ में किया है ना। और एक बात सुनेंगे, रॉ कॉटन में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आरसीएम इफ इट इज सप्लाइड बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसीलिए शायद उन्होंने कंपनी के बारे में पहली बोला है कि दिस इज नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड बियॉन्ड दैट अ कंपनी, अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी कैन नेवर बी एन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 2 ऑफ सीजीएसटी। यस, तो यहाँ पे आरसीएम वगैरह कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल एफसीएम लगेगा। ओके, नॉर्मल एफसीएम लगेगा। और ये कंपनी कहां की है? महाराष्ट्र की। तो यहां पे मैं प्लेस ऑफ सप्लाई भी कैसा मानूंगा? गुड्स के रिस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 10 ही लगाऊंगा। मान लो आप इसका जो टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा होगा, टर्मिनेशन हो रहा होगा, वो सब महाराष्ट्र में हो रहा होगा। नहीं, तब भी आई विल बी मेकिंग द गुड्स अवेलेबल इन महाराष्ट्र ओनली। तो सेक्शन 10 का कोई भी क्लॉज लगाओगे तो ये महाराष्ट्र ही आंसर बनेगा। यस, ओके, तो इसमें आप लगा दो इंट्रा नेचर, क्योंकि सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अब हो गया इसका महाराष्ट्र। और रेट लगा दो इसका, कॉटन का शायद अलग दिया ना उन्होंने, कॉटन का स्पेसिफिकली दिया है 2.5, तो 2.5 और 2.5 लगा दो। 5 लाख का 2.5%, 12,500 और 12,500। आगे आओ। सप्लाइड मेंटेनेंस सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई विच हैज अवॉर्डेड, उस सर्विसेज के लिए, किसके लिए उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट एरिया एंड मेंटेनेंस इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेस। तो मुझे इसके अंदर मेंटेनेंस के साथ साथ अगर लाइट वगैरह खराब हुई है तो वो भी प्रोवाइड करके देनी है। तो दिस इज ऑफ कॉम्पोजिट नेचर एंड दिस इज अ सर्विस टू गवर्नमेंट। सर्विस टू गवर्नमेंट आपको एग्जामिशन के अंदर याद करना पड़ेगा, वहां पे एंट्री नंबर 3A लगती है, which applies for services to CG, SD, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो यस, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी कवर करी गई है। और वहां पे एग्जामिशन का कंडीशन है गुड्स का वैल्यू 25% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें देखते हैं, टोटल वैल्यू 1,20,000 है एंड वैल्यू ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेयर रिप्लेस्ड इज 32,000। 1,20,000 का अगर आप 30%, 25% चेक करोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 30,000, आई थिंक, यस 30,000। और करंट केस में 32 इज मोर देन 30, तो एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, टैक्स लग जाएगा नॉर्मल आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। सो दिस इज अ सर्विस, सर्विस वाला लगेगा। कितना है आपका सर्विस का रेट? एक बार बार नहीं, ये सही से लगाना, यहीं पे सिली मिस्टेक होती है। 9 एंड 9%, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जब आप इसका लगाओगे सेक्शन नंबर 12(2), तो दैट विल बी महाराष्ट्र ओनली। ठीक है, रेसिपेंट का एड्रेस महाराष्ट्र का ही है, उसी की लोकल अथॉरिटी है। तो लगा दो इसका, क्या रेट निकाला था? 9 एंड 9%, सॉरी, आ जाओ। 120 का 9 और 9%, 10,800 और 10,800। अगला आओ, गिवन ऑन हायर 10 कार्स सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 5 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर टू गुजरात रेड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब इसमें भी आपको याद होगा कि एग्जेम्पशन में जब हमें पढ़ते हैं गिविंग ऑन हायर का एग्जेम्पशन, तो वो एग्जेम्पशन होता है व्हेन यू गिव a motor vehicle which is more than 12 passengers to a state transport undertaking। अब इसमें स्टेट ट्रांसपोर्ट को तो दिया है, लेकिन आपने एक कार दी है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी मात्र 5 जनों की है। लॉजिक क्या पड़ा था कि सर हमें बस वगैरह का एग्जेम्पशन देना, ये तो कार है। एक्चुअल में लॉ जो है वो 12 और 5 के हिसाब से, बट लॉजिक भी तो लर्न करो ना। सो एज पर द लॉजिक, वहां पे हमने बस पढ़ा था, यहाँ पे कार है। 12 के अबव वाला सिटिंग कैपेसिटी को एग्जेम्पशन देना है, 5 वाले को नहीं देना। सो हियर इट विल बी टैक्सेबल। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पिक करोगे? सेक्शन 12 लगेगा या सेक्शन 13 लगेगा? सेक्शन 12 लगेगा, क्योंकि अपन दोनों इंडिया के हैं। ठीक है, तो आपका सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। गिविंग ऑन हायर इज नॉट एनी स्पेसिफिक कवर्ड सबसेक्शन। ये गुजरात का है, हम महाराष्ट्र के हैं, तो इंटर बन जाएगा। इंटर बन जाएगा तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगा देंगे। ठीक है, कितना है वो? 18% वाला लग जाएगा, 54,000 आईजीएसटी। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर अभी तक मैच कर रहा है क्या।
तो CGST ये 3 बनेंगे, SGST ऑब्वियसली सेम बनेगा। तो क्या क्या बन रहा है देखो, 52,320 प्लस 12,500 प्लस 10,800, तो दिस इज 75,620 एंड IGST इज 54,000। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, 75,620 एंड IGST इज 54,000, तो ये अभी तक मैच कर रहा है। अब इनवर्स सप्लाई को एनालाइज करते हैं। इनवर्स सप्लाई के आपके दो इंप्लीकेशंस बनेंगे, एक इंप्लीकेशन आपका बनेगा ITC लेने का और एक इंप्लीकेशन आपका बनेगा RCM लायबिलिटी की तरफ जो चीजें पिक करी जाएंगी। आ जाओ, परचेज प्रोसेसिंग मशीन फ्रॉम बॉबी एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मशीन्स वर बॉट इन एज इज वेयर इज कंडीशन at Gujarat to produce taxable items. This is one of the parts which has been asked in previous attempt also. What do you mean by as is where is? As is where is condition का मतलब है कि जहां पे गुड्स पड़े हुए हैं, जहां पे मशीन पड़ी हुई है, वही मैंने as it is खरीद ली, वही मैंने as it is खरीद ली। So there is no movement of goods involved. और जब मूवमेंट नहीं होता तो आप इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई पहले तो कौन सा सेक्शन लगाओगे, हम दोनों इंडिया में डील कर रहे हैं तो सेक्शन 10 लगेगा, 11 नहीं लगेगा। सेक्शन 10 के अंदर जब मूवमेंट नहीं हो रहा 10(1)(c) में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिलीवरी अवेलेबल और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, गुजरात, क्योंकि गुड्स कहां है, मशीन कहां है, गुजरात, सप्लायर कहां का है, गुजरात, बॉबी एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन GST इन गुजरात। सो दिस इज एन इंट्रा लेवल ट्रांजैक्शन जहां पे स्टेट कौन सा इन्वॉल्व है, गुजरात SGST, और हम कहां के हैं, महाराष्ट्र। क्या मैं महाराष्ट्र वाला गुजरात इंट्रा का ITC ले सकता हूं? क्या जो अमाउंट गुजरात गवर्नमेंट को मिला है उसका क्रेडिट महाराष्ट्र मुझे देगा? नहीं देगा। तो आई विल लूज द क्रेडिट, माय क्लाइंट विल लूज द क्रेडिट। सो नो ITC हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बातें आपकी रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में भी आ जाती है कहीं ना कहीं। जब आप होटल में जाके स्टे करते हो तो वहां पे भी वो इंट्रा नेचर बन जाता है और हम कहीं और के होते तो हमें ITC नहीं मिलता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, नो ITC। ठीक है, चलो, और यहां पे कोई RCM की लायबिलिटी की बात नहीं आएगी। आगे आओ, परचेज्ड मेटल स्क्रैप, परचेज्ड मेटल स्क्रैप कवर्ड अंडर चैप्टर 72। ये चैप्टर्स उन्होंने 3 दिए आपके लॉ में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट थिंक दे विल टेस्ट यू ऑन दैट, बट ठीक है, 72 वाज वन ऑफ देम। चैप्टर नंबर्स दिए आपको CTA के। तो मेरा मेन फोकस है मेटल स्क्रैप परचेज किया है किससे, फ्रॉम मानसुक ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अनरजिस्टर्ड ने मुझे, जो कि हूं मैं रजिस्टर्ड, मेटल स्क्रैप सेल किया है, तो इसके ऊपर RCM लग जाएगा और ये RCM का मैं ITC भी ले लूंगा। ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलर मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप इज अ गुड, बट स्क्रैप का रेट आपको अलग दिया है 9,918। अब ये कहां का है, ये है महाराष्ट्र का, मैं भी हूं महाराष्ट्र का। तो सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई लगाएंगे, वो मुझे अगर डिलीवरी भी करवाता है तो टर्मिनेशन महाराष्ट्र में होएगा। तो यहाँ पे 9% और 9% का आपका मेटल स्क्रैप का स्पेसिफिक रेट लग जाएगा। दैट विल बी ऑब्वियसली 18,000। तो 18,000 एंड 18,000 का आपको ITC भी मिलेगा और ये आपके RCM के अंदर भी जाएगा। समझ में आया यहां तक? आगे आ जाओ। Procured IT services for its business through electronic mode from Thomas Inc, a company located in Germany। अब इसमें ध्यान से सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे पहले दिमाग लगाओ, सेक्शन 12 लगाओगे या सेक्शन 13? सर सेक्शन 12 लगाएंगे या सेक्शन 13? 13 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। डिफॉल्ट प्रोविजन लगा के आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इंडिया। मैं हूं इंपोर्टर, आई एम द इंपोर्टर, दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आपका RCM लग जाएगा। तो इसके ऊपर सर्विस का रेट लगाओ और उसको RCM के अंदर ले लो, एंड आप इसका ITC भी तो ले लोगे, आप इसका ITC भी तो लोगे। ठीक है, तो अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वी विल पिक फॉर ITC सेपरेटली। A machinery to be used in manufacturing was sent to George Inc, US for carrying out repair work on the same. The consideration to George was paid for such repair work. Machine was received after repair in the month of May. तो कोई बात नहीं, रिसीव कब किया उससे फर्क नहीं पड़ता। मई में रिसीव किया, दैट इज ओके, बट मैंने अपने करंट टैक्स पीरियड में वहां पे रिपेयर का खर्चा पे किया है। अब आप प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कौन सा सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन नंबर 13 लगाएंगे IGST का।
और रिपेयर सर्विस हुआ है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस हुआ है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ये रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक रिमोट मोड में नहीं हुआ है, एक्चुअल में रिपेयर हुआ है। कहां रिपेयर हुआ? ये वहां पे रिपेयर हुआ है, यूएस में। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? आउटसाइड इंडिया। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे आपका 13(3) लग जाएगा एंड नो जीएसटी, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। ओके, अब इसके सिवाय एक ये ट्रांजैक्शन रह गई है। पूर्वा आईएनसी यूएसए प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 1.5 CR ऑन बिहाफ ऑफ पूर्वा इंपेक्स। ऑन बिहाफ ऑफ पूर्वा इंपेक्स मतलब मेरी क्लाइंट इज द रेसिपिएंट ऑफ दिस गारंटी सर्विस एंड सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। ओके, रूल 28 सब रूल 2 आप लगाते हो, उसके अंदर 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर यू हैव टू पिक एज द वैल्यूएशन। तो 1.5 CR का 1% आप पिक कर लो एंड दैट विल बी योर व्हाट? वैल्यूएशन, और उसके ऊपर आपका आ जाएगा जीएसटी। ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी भी आप निकाल लो। 1,50,00,000 का 1%, 1,50,000, और उसके ऊपर 18% का आपका जीएसटी आ जाएगा, दैट इज 27,000। और वो 27,000 आपका आरसीएम के अंदर भी जाएगा और उसका आपको आईटीसी भी मिलेगा। अब हमने ये बेसिक ट्रांजैक्शन एनालाइज कर लिए। अब एक बार मैं निकालता हूं आईटीसी कितना अवेलेबल है। ठीक है, आई विल जस्ट कैलकुलेट क्विकली आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। चलो आओ इनवर्ड सप्लाई में फटाफट देखो, यहां पे तो कुछ आया नहीं है। यहां पे 18 और 18,000 आएगा। ठीक है, यहां पे आपका 27,000 आया और यहां पे 27,000 आया। ये दोनों आईजीएसटी है, ये भी आईजीएसटी है, ये भी आईजीएसटी है। सी, और मैंने आपके साथ पूरा सवाल सॉल्व किया है, बट स्टिल एक बार आपको हाथ से तो करना चाहिए। ये बनेगा आपका 54,000। ठीक है, ये आपका बनेगा 18,000 और ये आपका बनेगा 18,000। यस, तो अगर आप आईटीसी देखोगे सो दैट विल बी माय टोटल आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ माय वॉट एवर द टैक्स पीरियड इज। अब एक बार हम आरसीएम वाला भी देख लेते हैं। इसी में से आरसीएम में क्या क्या जाएगा? यस, ये आपका आरसीएम के अंदर जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये आपका आरसीएम के अंदर जाएगा 18,000 और 18,000 मेटल स्क्रैप वाला। फाइन, ये आपका आरसीएम के अंदर जाएगा, दैट इज द इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और ये भी आपका आरसीएम के अंदर जाएगा 27,000। ये सेम टू सेम यहां पे आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, फाइनल इस वाले में, इस वाले टेबल जो हमने बनाया था इसके अंदर डेटा डालना है। डेटा कैसे निकला था? इन तीनों का टोटल निकला था। क्या निकला था वो? 52,320 प्लस 12,500 प्लस 10,800, तो 75,620 और 75,620, उसमें से ये माइनस कर देना। 75 एंड जो थर्ड वाला 54 आया था उसमें से ये माइनस कर देना और उसके बाद ये ऐड कर देना। समझे? वो टोटल माइनस ये और प्लस ये, इतना तो कर ही सकते हो ना। फाइनल समरी आप बना सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फाइनल आंसर मैच करवाओ एक अमाउंट का। 75,620 माइनस 18 प्लस 18, तो वो बनेगा 75,620 ही। एंड लास्ट वाला जो आपका है 54 है ना, हाँ, तो 54 माइनस 54 प्लस 54, तो वो बनेगा 54। आपका फाइनल आंसर आएगा 75,620, 75,620 एंड 54। ये देखो 75,620, 75,620 एंड 54। ये आपका आंसर फाइनल मैच होना चाहिए। प्लीज एक बार खुद से सॉल्व कर लो। इज इट क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। आप आपके मेन क्वेश्चंस जो है वो हो गए हैं। नाउ वी विल प्रोसीड विद फर्दर क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट सेक्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं 14 to 20। नाउ इसके अंदर कोई बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, बट एक बार हम देखेंगे। In an appeal filed with the High Court by Pratik Limited on the question whether activity undertaken by the company amounts to supply, the appeal was decided in the favor of Pratik Limited. Okay. The amount of tax, interest, penalty were this: IGST of 1.2 CR, interest of 60 lakhs and penalty of 50 lakh. Okay. The department does not agree with the order passed by the High Court and contends that the said activity amounts to supply under GST. The department wants to file an appeal before the Supreme Court relating to the dispute pertaining to this demand. हुआ क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का। किसका ऑर्डर आया है? हाई कोर्ट का। ये फेवर में आया है उस कंपनी के जो कि है प्रतीक लिमिटेड। ठीक है,
बट दिस इज नॉट एग्रीएबल बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को लग रहा है कि हमारा केस अभी भी स्ट्रांग है। डिपार्टमेंट कहता है कि हमें जाना है इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ओके। द डिपार्टमेंट वांट्स टू फाइल एन अपील। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर अपील कैन बी फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट इन द गिवन केस। कई बार आपको हो सकता है यही ना समझ आए कि क्वेश्चन जा कर है, दिक्कत क्या, कोई लगेगा ना इसमें दिक्कत क्या है, जाओ डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाओ। नहीं, आपको इसमें लेके आना है माइंड में सेक्शन नंबर 120 which talks about the monetary limits for filing an appeal. You remember the monetary limits apply on department, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत जनों के साथ डील करता है, तो सेक्शन आके आप उनको कुछ मॉनिटरी लिमिट्स लगाता है कि भैया इन लिमिट्स को देखते हुए आप वो पार हो रही होगी लिमिट्स तो ही आप केस में जाओ, तो ही आप अपील में जाओ, वरना फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। वरना वो कहते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इट इज नॉट अ मटेरियल इनफ अमाउंट कि आप अपने रिसोर्सेस वहां पे लगाओ। सो वहां पे जो मॉनिटरी लिमिट्स दे रखी है वो दे रखी है आपकी एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए, हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। यू रिमेंबर दिस और नॉट? एंड लिमिट्स का क्या एग्जिस्ट करती है? 20 lakhs, 1 CR एंड 2 CR। यस। अब जब आपका ये मैटर हो तो आपको ये भी देखना है कि मॉनिटरी लिमिट में कैलकुलेट क्या करना है। In the current case, the dispute is with respect to tax, interest and penalty. And if you remember section 120, आपको शायद नहीं याद होगा ये monetary limits और उसके रिस्पेक्ट में कि monetary limit में क्या क्या आना है। This is a part of your amendment for May 25. तो उसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि सर जब हमारा टैक्स का डिस्प्यूट हो तो चाहे उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, वी डू नॉट सी द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अमाउंट। अगर आपका ये ऑर्डर जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है, इफ दैट ऑर्डर इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट और ओनली विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टी और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट चेक करोगे। लेकिन अगर वो टैक्स के साथ इंटरेस्ट पेनल्टी आ रही है तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देखना, यू जस्ट हैव टू सी द जीएसटी अमाउंट, क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट इनसे लिंक्ड है। सो यू हैव टू सी दिस अमाउंट। And for Supreme Court the amount should have been 2 CR, here it is 1.2 CR, तो मॉनिटरी लिमिट पार नहीं हो रही इस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास डिपार्टमेंट नहीं जा सकता। और यहां पे मैटर क्या था? मैटर था विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी इज अ सप्लाई और नॉट, एक्टिविटी इज अ सप्लाई और नॉट, इसके ऊपर इशू था। सर ये क्यों बोल रहे हो स्पेशली? बिकॉज देर आर सर्टन लिस्ट, देर इज अ लिस्ट ऑफ सर्टन इशूज जहां पे मॉनिटरी लिमिट अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसा रूलिंग आ जाए कि एक्ट इज अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स रेगुलेशंस आर अल्ट्रा वायरस एक्ट और ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आर अल्ट्रा वायरस द एक्ट और रूल्स, या फिर 4 स्पेसिफिक मैटर्स आर गिवन। पीसीआरवी हमने लर्न किया था क्लास में, मैं आपको भी बता देता हूं। पीसीआरवी अगर इशू है प्लेस ऑफ सप्लाई का, क्लासिफिकेशन का, रिफंड का या वैल्यूएशन का, तो इन 4 केसेस के अंदर भी मॉनिटरी लिमिट नहीं लगता। इसके सिवाय 2 और आइटम्स दिए सेक्शन 120 में, जहां पे वो बोलते हैं कि कहीं पे अगर कोई एडवर्स कमेंट्स या एडवर्स कोई ऐसा बोला गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वहां पे भी मॉनिटरी लिमिट नहीं लगता। या कोई और ऐसा इशू जो रेकरिंग इन नेचर है, वहां पे ये मॉनिटरी लिमिट नहीं लगता। तो क्या करंट केस में ये सप्लाई यहाँ पे कवर्ड है? इज सप्लाई वन ऑफ द इश्यूज वेयर मॉनिटरी लिमिट डू नॉट अप्लाई? नो सर। तो मॉनिटरी लिमिट्स डू अप्लाई। 1.2 CR डज नॉट एक्सीड 2 CR, सो इस केस में डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता। आगे क्या बोल रहे हैं? Will your answer change in case matter is related to the valuation of service instead of determining whether it is a supply or not? Yes, it will change. Why? Because now valuation is one of the exceptions where the monetary limit does not apply. In that case, appeal would have been possible. In that case, appeal would have been possible. आगे बढ़े, आ जाओ। Smith INC, a company located in US, charges subscription fee from its unregistered customers in India at its online money gaming portal. The department contends that GST should be charged on subscription fees which Smith INC receives from Indian customers. तो इसके अंदर बात किसकी चल रही है? ऑनलाइन मनी गेमिंग की चल रही है। ये कंपनी आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में जो लोग हैं वो अनरजिस्टर्ड है। स्मिथ INC opposes the above view. डिपार्टमेंट ने बोला कि जीएसटी लगाओ, स्मिथ कह रहा है नहीं, स्मिथ ऑपोज कर रहा है। क्या कह रहा है? That since online money gaming are intangible goods and do not cross custom frontiers physically, GST is not leviable in this case. तो ये स्मिथ आईएनसी कह रहा है नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन गेमिंग मनी तो आपका इंटेंजिबल गुड है, फिजिकली तो क्रॉस ही नहीं करता, तो वो कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी और ये जीएसटी वीएसटी हमारे ऊपर नहीं लगेगा। अब एक्साइट नहीं होना है, पहले देखना है कि क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है। हमें अपना ज्ञान वहां पे नहीं झाड़ना, हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सेटिस्फाई करना है। सी, considering the above facts, answer what would be the place of supply in this case? Simple place of supply, आईजीएसटी का सेक्शन 10 लगेगा या 11 लगेगा? गुड्स के रिस्पेक्ट में 10 या 11 लगता है। यहां पे क्या वो दोनों इंडिया में प्ले हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है? सर इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया है, तो लगेगा सेक्शन नंबर 11। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इंपोर्टर की जगह।
और इंपोर्टर कौन है? हम इंडिया में जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। वेदर जीएसटी इज लेवेबल ऑन द सब्सक्रिप्शन फी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कस्टमर, आंसर इज यस। If you remember, when I talk about the charging section of IGST, I clearly state that import of goods, IGST on import of goods, the matter is handed over to the customs law, except in case of intangible good, that is online money gaming. तो उसके ऊपर जीएसटी हमारे जीएसटी लॉ के अंदर ही लगता है, एग्जेम्प्ट वगैरह नहीं है। इंटेंजिबल है, फिजिकल फ्रंटियर क्रॉस नहीं करता। इसका इंप्लीकेशन सिर्फ एक है कि कस्टम्स लॉ को हैंडओवर नहीं करेंगे, हम अपने जीएसटी लॉ के अंदर ही जीएसटी लगाएंगे। एंड इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी, बकायदा आपको यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई उसका इंडिया बन जाएगा। एंड दैट सप्लायर आउटसाइड इंडिया यहाँ पे सेक्शन नंबर 14A यूज करके इंडिया में आएगा। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर सिंगल रजिस्ट्रेशन लेगा। ऑल दोस पॉइंट्स यू हैव टू स्टेट प्रॉपरली। Is it clear? So please don't miss out on mentioning section 14A। 14A एक बार रीड कर लेना, नहीं तो इसके सॉल्यूशन में एक बार रीड करना। वहां पे आपको सारी बातें लिखनी है। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, सिंगल रजिस्ट्रेशन, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो भी रजिस्टर होकर आईजीएसटी पे कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद इंडिया में नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है, तो उसको इंडिया में आना पड़ेगा, किसी को लगाना पड़ेगा और आईजीएसटी का पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट करके उसको एफसीएम के अंदर कंप्लायंस करना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन मतलब उसको एवरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। मिस्टर दिवस, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन आगरा यूपी, परचेज्ड अ कार फॉर 12,50,000 ऑन 15th of October। मैं आपको पूरा सॉल्यूशंस रीड नहीं करा रहा, लेकिन जितने मेन पार्ट्स है, जितना कंक्लूजन है, जितना एनालिसिस है, वो हम साथ साथ कर रहे हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन द कंसेप्ट्स, डोंट रिव्यू द आंसर्स अगेन। वीडियो के साथ साथ ही आपका आरटीपी पूरा कवर हो जाएगा, ताकि आप बैलेंस टाइम अपना पढ़ाई में लगाओ। मिस्टर दिवस, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन आगरा, परचेज्ड अ कार फॉर 1250 ऑन 15th October। 31st October को कार मेट विद एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन माइनर डैमेज। ठीक है, 15 दिन में गाड़ी ठुक गई भाई। ओके, ड्यू टू अर्जेंसी ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड इन द लोकल गैराज ऑफ अ नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ गैराज ऑथराइज्ड बाय हिज जनरल इंश्योरेंस कंपनी सुरक्षा इंश्योरेंस, थ्रू व्हिच हिज कार वाज इंश्योर्ड। ये कहीं ना कहीं मुझे पता है कहां लेके जा रहा है। एक सर्कुलर इंसर्ट हुआ था, एक क्लैरिफिकेशन इंसर्ट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दिस इंश्योरेंस कंपनीज। काफी सारे अमेंडमेंट्स टेस्ट हुए हैं इसके अंदर, नाइस आरटीपी उस मैनर में। आगे देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाज 54,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर दिवस, इनवॉइस फॉर एंटायर अमाउंट वाज रेज्ड बाय गैराज इन द नेम ऑफ सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी। द इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड द क्लेम फॉर ओनली 40,000 आफ्टर द सर्वे एंड रीइंबर्स्ड द सेम अलोंग विद द जीएसटी एट 18% टू मिस्टर दिवस। टोटल खर्चा कितने का आया? 54 डिवाइडेड बाय 118%। वैल्यू कितनी थी? अच्छा, एक्सक्लूडिंग है, सॉरी एक्सक्लूडिंग है, तो ठीक है। 54 में से 40,000 का इसको क्लेम मिल गया है। 54,000 में से 40,000 का उसको क्लेम पास हो गया है, और जो बचा हुआ 14,000 है वो उसको खुद बियर करना है, और ये रीइंबर्स हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर। पहला, वेदर सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रेज्ड बाय गैराज। सर आपको याद होगा, कार का जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहता है, बट उस ब्लॉकिंग के अंदर 17(5) में एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज फॉर अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या इसका वैसे आईटीसी ब्लॉक रहने वाला है? आंसर इज नो। अब बात करते हैं इस केस में, ये जो इनवॉइस आया है यहां पे, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। सर रेसिपिएंट का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 93 के हिसाब से होता है द पर्सन हु इज लायबल टू पे। सर इस केस में लेकिन पे तो दिवस ने पे किया ना, दिवस ने पे किया ना। सी, ऐसे केसेस में हमने सर्कुलर भी पढ़ा था अमेंडमेंट के अंदर, देयर आर 2 वेज। ओके, या तो आप ऐसे गैराज या ऐसे रिपेयर मैकेनिक के पास जाके रिपेयर कराओ विच इज अ पार्ट ऑफ दैट इंश्योरेंस नेटवर्क। उस केस में सीधा सीधा अमाउंट जो है वो पे हो जाता है बाय इंश्योरेंस कंपनी टू दैट मैकेनिक। इन अदर केसेस जहां पे ये आउटसाइड द गैराज, आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी होता है, लाइक इन करंट केस, आप काम कराओ, पेमेंट करो, लेकिन रीइंबर्समेंट मिल जाता है। So that reimbursement is also now the final liability to pay belongs to the insurance company. और रेसिपिएंट में मैंने क्या बोला? मैंने बोला who is liable to pay. So who is liable to pay here? The general insurance company is liable to pay. So who is the recipient? Suraksha General Insurance Company is the recipient. Yes, it is liable to pay the consideration. And क्या consideration है यहाँ पे? जो उसने 40,000 का अमाउंट पे किया, is it a consideration? Yes, money is a consideration. तो उसने पे किया, तो सारे कंडीशंस तो आपकी पूरी हो गई। मेन एक क्या रहता है कि सर इनवॉइस आपके नाम पे होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना सेक्शन 16 के हिसाब से आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। अब देखो यहां पे क्या हुआ है,
टोटल कॉस्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ये देखो, द इनवॉइस फॉर एंटायर अमाउंट वाज रेज्ड बाय गराज इन द नेम ऑफ सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इसमें से वो लायबल टू पे कितना है, वो 40,000 का ही रिइंबर्समेंट क्लेम कर रहा है, तो 40,000 के रिस्पेक्ट में आईटीसी सुरक्षा जनरल इंश्योरेंस ले सकता है। सो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी, आंसर वुड बी 40,000 और उस 40,000 के ऊपर का जीएसटी जो कि होगा 18%। नेक्स्ट, would your answer be different if that garage had issued two different invoices, one for 40 to Suraksha Insurance and another for 14 plus 18 to Mr. Divas? No, answer would remain same, क्योंकि मेरे लिए मेन कंडीशन है कि 40,000 का जो इनवॉइस है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे आना चाहिए। बैलेंस वाला आपने अलग इशू कर दिया, वेरी गुड, ये और अच्छा आपने क्लियर कर दिया इनवॉइस को। नेक्स्ट, इन केस दैट गराज इशूड द इनवॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर दिवस, वुड सुरक्षा इंश्योरेंस बी एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी? नाउ आंसर विल चेंज। No, in that case, no, because without a prescribed document, without the invoice in my own name, how will I claim the ITC? Insurance company नहीं ले सकता। List the scenarios where goods services are liable to confiscation under 130। कितना प्लेन क्वेश्चन है, देखो कभी कभार क्वेश्चन 5 और 6 में ऐसे ही प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। 130 के 4-5 केसेस जो होते हैं विच टॉक्स अबाउट द लायबल फॉर कन्फिस्केशन, जैसे आपने गुड्स को अकाउंट फॉर नहीं किया, आपने सप्लाई विदाउट इनवॉइस कर दिया, आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया जिसके अंदर टैक्स इवेजन है। इनफैक्ट यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट आपका कन्वेंस का भी आता है, कन्वेंस का भी कन्फिस्केशन हो सकता है अगर यू यूज इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ एंड टू इवेट द टैक्स, अनलेस ऐसा प्रूव हो जाए कि कन्वेंस का ओनर ये प्रूव कर देता है कि भाई हमें नहीं पता था ओनर ऑफ गुड्स ने ऐसा गलत काम किया है, तो कन्वेंस बच जाएगा। बट वो 4-5 केसेस एग्जैक्टली प्लेन सेक्शन 130 से आपको लिखने हैं, ठीक है, ओके। तो ये एज इट इज रिवाइज कर लेना एक बार, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का तो एक आता ही आता है हमेशा, कस्टम्स बात करते आ जाओ। Mr. Manmeet imported certain goods from his son, Mr. Harbhajan, residing in US, and the transaction value has been rejected. Rule 4-5 of the customs valuation are found inapplicable as no similar or identical goods are imported in India. तो रूल 3 का ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गया, 4-5 रिजेक्ट हो गया। 6 क्या कहता है? 6 ये कहता है कि 8 बिफोर 7 लगाया जा सकता है बस, वरना फिर आपको 7 और 8 लगाना है। 7 क्या है? डिडक्टिव वैल्यू, 8 क्या है? कंप्यूटेड वैल्यू। मिस्टर मनमीत furnishes the cost related data of import and requests the customs authority to determine the value accordingly as per rule 8। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस्टर मनमीत ने रूल नंबर 6 यूज किया है, जिसके अंदर ही कैन रिक्वेस्ट द पीओ कि आप प्लीज मेरे लिए रूल 8 पहले लगाओ रूल 7 से, क्योंकि वो मेरा बेटा ही है, मैं वहां से आपको डेटा दे सकता हूं कंप्यूटेशन का। ओके, आओ तो कंप्यूटेशन की इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स सी, ये डेटा दिया है ना, नीचे क्या दिया है? कस्टम्स अथॉरिटीज आर ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस वैल्यू एज पर रूल 7 कैन बी डिटरमिन्ड देयर इज नो नीड टू अप्लाई रूल 8। नहीं, अगर अलाउ किया तो रूल 8 पहले लग सकता है। ओके, हम रूल 8 के हिसाब से निकाल सकते हैं। कैन रिक्वेस्ट बी लीगली एक्सेप्टेबल? यस, रूल 6 में रिक्वेस्ट टू अप्लाई रूल 8 बिफोर 7 इज एक्सेप्टेबल इफ सो कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू। तो हम निकालेंगे, अभी कंप्यूटेशन वैल्यू निकालेंगे। आओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना, एंड दिस इज गिवन इन योर आईसीएम मटेरियल ऑल्सो। ऐसा सेम प्रिंसिपल इसमें जो टेस्ट हो रहा है कंसेप्ट, वो आपके आईसीएम मटेरियल में भी है, वो इससे पहले एक और आरटीपी में भी आ चुका है पुरानी। ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड बाय मिस्टर हरभजन 2000, फैब्रिकेशन चार्जेस बाय हरभजन। सर हरभजन क्यों? भाई मैं कंप्यूटेड वैल्यू निकाल रहा हूं। कंप्यूटेड मतलब ऊपर, हरभजन जो वहां पे मेरा जहां से मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है, ये आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस हुआ है, तो मैं वहां का कंप्यूटेड वैल्यू निकाल रहा हूं। 2000 आ गया, फैब्रिकेशन चार्जेस आ गए हमारे 1000 के, अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस 400, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट 250। ये मेरी फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट आ गई। एक बार इसको टोटल कर लो, 2000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 250, 3650। अब ध्यान से सुनना, फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू यूएस पोर्ट एंड लोडिंग चार्जेस एट यूएस पोर्ट। तो ये जो 350 का चार्ज है, ये अभी हम ऐड करेंगे, अभी देखते हैं, हम नॉर्मल अभी ऐड करते हैं। नॉर्मल मैं इसको एफओबी की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मैं 350 ऐड करूंगा। आगे क्या लिखा है? नॉर्मल नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिस्टर हरभजन इज 20% ऑफ एफओबी। मतलब आप यहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे वो है एफओबी का 20%, और इसको ऐड करके तो एफओबी आता है भाई, प्रॉफिट को ऐड करके ही तो एफओबी आता है ना। तो अगर मैं प्रॉफिट को एफओबी को एक्स मान लू, तो कहीं ना कहीं ये 0.2x हो जाएगा।
नॉर्मल, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स जैसे करते थे, ठीक है, तो डरना नहीं है मैथ्स से। चलो निकालो इसका टोटल क्या आ रहा है अभी ऊपर वाले का, 3650 प्लस 350, ये बनेगा आपका 4000। तो ये ऐसे बनेगा 4000 प्लस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या बनेगा आपका 4000 डिवाइडेड बाय 0.8, so that is $5,000. This is $5,000. Yes. So what is profit? 5,000 का 20% is equal to $1,000. और FOB वैल्यू क्या बनी आपकी $5,000। यहां तक आई डोंट थिंक कोई क्वेरी आएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एयर फ्रेट, आपको याद है एयर के केस में जो भी एक्चुअल है उसको आपको कंपेयर करना है विद 20% ऑफ एडजस्टेड FOB। यस और नो? FOB यहां पे क्या निकला है 5,000, 5,000 का 20% क्या बनेगा 1,000। तो मैं 1,000 लूंगा या 1,500 लूंगा, मैं 1,000 लूंगा क्योंकि वहीं पे रेस्ट्रिक्ट करना होता है। अब यहां पे एक गलती करते बच्चे, आपको वो रूल नंबर 10(2) याद करना पड़ेगा। उस 10(2) में जो हम ये 20% गिनते हैं, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट बट इट इंक्लूड्स दिस फ्रेट एंड लोडिंग चार्जेस ऑल्सो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ये जो 20% का कैलकुलेशन गिनते हो, इसके अंदर सिर्फ फ्रेट नहीं होता बल्कि इसके अंदर फ्रेट भी होता है, ये लोकल फ्रेट भी होता है और ये लोडिंग चार्जेस भी होते हैं, बट पढ़ते वक्त आप इस पे ध्यान नहीं देते हो। तो जब मैं ये 20% के नाम पे 1,000 इंक्लूड करूंगा तो मैं दोबारा ये 250 और 100 इंक्लूड नहीं करूंगा। मैंने पहले 250 और 100 को 350 को यूज किया FOB वैल्यू पे रीच करने के लिए, उसके बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको यहां से डिस्कार्ड कर दूंगा। मैं बोलूंगा 3650 के अंदर बाकी चीजें ऐड करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब मैं ये 20% का 1000 लूंगा इट इंक्लूड्स दिस लोकल फ्रेट एंड लोडिंग चार्जेस। तो मेरा फाइनल आंसर किस तरफ जाएगा, देखो मेरा फाइनल आंसर जाएगा 3650, प्रॉफिट मार्जिन वाज 1000। ओके ठीक है, और इसके अंदर मेरा प्लस क्या ऐड होगा, आपका ये एयर फ्रेट और इंश्योरेंस $50। अब इन सबका टोटल करो, 3650 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 50, ये आपका टोटल आंसर नेट बनेगा 5700, और 5700 को इंटू 85 कर देना, ये आपका आंसर मैच होना चाहिए 484,500। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 484,500 आपका आंसर आना चाहिए, 484,500। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो, ये जो 350 का अमाउंट है ना, ये जो मैंने यहां पे उसको टेम्पररीली यूज किया, क्या निकालने के लिए, यहां तक रीच करने के लिए, ताकि मैं इसके अंदर FOB वैल्यू निकाल पाऊं। एक बार मैंने 350 का यूज करके FOB वैल्यू 5,000 ले लिया, उसके बाद जब मैं ये 20% निकालता हूं ना, दिस 20% इंक्लूड्स फ्रेट एंड लोडिंग, तो इसको मैं दोबारा इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं यहां से इसको डिस्कार्ड करूंगा और बचे हुए वैल्यूज में इस वाले फिगर में ऐड करूंगा। आप ये दोबारा करो, ये आपके मटेरियल में भी लास्ट क्वेश्चन आपका ICI मटेरियल का यही है, दैट यू हैव टू डू। ओके, और इससे पहले भी एक बार RTB में टेस्ट हुआ है, ये कंसेप्ट आपका एयर में लगता, अगर ये एयर नहीं होता ना तो फिर ये 350 नॉर्मल एडेड रहता और आगे आपका 20% निकल जाता अलग से। ठीक है, ये मतलब वॉट एवर माई ट्रांसपोर्ट वॉज गिवन, मैं दोबारा 20% से चेक नहीं करता, क्योंकि ये एयर फ्रेट में चेक करना होता है, नॉट इन केस ऑफ वेसल और लैंड। ठीक है, बाकी प्रोविजंस आप एक्सप्लेन करोगे कि यस रूल 6 के अंदर मैं 8 बिफोर 7 अप्लाई करने की कोशिश कर सकता हूं, आई कैन रिक्वेस्ट द PO। आगे आ जाओ, 19th, ग्रीन पेपर कंपनी इंपोर्टेड गुड्स valued at 20 lakh white bill of entry presented before PO on 15 July on which the customs duty was 10%। ठीक है, 15 जुलाई को 10% है। This company produced all the necessary documents and furnished full information. However, PO deemed it necessary to make further inquiry and same were provisionally assessed. Customs Act के सेक्शन नंबर 18 के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है at 20 lakhs एंड प्रोविजनल ड्यूटी पे हुई है 2 लाख की ऑन सेम डेट। सेम डेट मतलब ये होगा 15 जुलाई को। 15 जुलाई को 2 लाख रुपीस का 10% के हिसाब से पेमेंट करा गया है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 18 provided that the company voluntarily pays 50,000 on 20th August, final duty is paid on 31st August and green paper company final duty is assessed and green papers company pays the balance duty on the date of assessment of final duty। सुनना जरा क्या हुआ है, 15 जुलाई के बाद बीच में
20 अगस्त को कंपनी को लगा कि शायद मेरी प्रोविजनल जब फाइनलाइजेशन होने वाला है तो मे बी आई विल बी रिक्वायर्ड टू पे मोर अमाउंट, तो उसने 50,000 का एक एडहॉक पेमेंट कर दिया। फिर फाइनलाइजेशन हुआ 31 अगस्त को, जिसमें अमाउंट निकला 3 लाख इंस्टेड ऑफ 2 लाख, जिसमें से 50,000 उसने ऑलरेडी पहले पे कर दिया है। जो भी बैलेंस ड्यूटी थी, बैलेंस कितनी 50,000 की बच गई ना, 1 लाख का डिफरेंस निकला, 50,000 उसने 20th को पे कर दिया। जो बचा हुआ डिफरेंस है वो उसने ऑन द डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ फाइनल ड्यूटी पे किया, इसका मतलब 31 अगस्त को। अब जब प्रोविजनल केस में आपका इंटरेस्ट निकलता है तो रेट क्या लगता है 15% पर एनम। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है, यहां पे बच्चा गलती करता है, भूल जाता है एक बात। आपका पीरियड ऑफ इंटरेस्ट लगता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट 15 जुलाई को हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट आपका 1 जुलाई से लगेगा। अब ध्यान से सुनना, 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट मेरा कब तक लगेगा 20 अगस्त तक लगेगा, क्योंकि मैंने 20 अगस्त को इसकी पेमेंट कर दी है। तो 1 जुलाई से 20 अगस्त पे मेरा इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगने वाला है 50,000 पे, और 1 जुलाई से 31 अगस्त इस वाली डेट तक मेरा बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 50,000। तो टोटल मैंने एक्सेस 1 लाख जो निकला है, 3 लाख जो अगेंस्ट 2 लाख मेरा निकला है, वो मैंने 50-50 पे इंटरेस्ट पे कर देना है। तो पहले आप इसका निकालो, इसका कैसे निकलेगा, डेज निकालो पहले, जुलाई प्लस अगस्त, 51 डेज रहेंगे इसके 51 डेज रहेंगे, तो आंसर विल बी 50,000 इंटू 15% इंटू 51 अपॉन 365 करो, 50,000 इंटू 15% इंटू 51 डिवाइडेड बाय 365, दिस विल बी 1048 प्लस इसका वाला का भी निकालो, ये कितने डेज बनेंगे 31 प्लस 31 कंप्लीट 62 डेज। भाई देखो ना, आपने ये 20 अगस्त को पेमेंट कर दिया तो यही तक का इंटरेस्ट लगेगा, और बैलेंस आपने 31 को पे किया तो थोड़े ज्यादा दिन का लगेगा। तो 50,000 इंटू 15% इंटू 62 डिवाइडेड बाय 365, दिस विल बी 1274, दिस विल बी 1274, स्क्वायर करो, ये आपका आंसर बनेगा 2322 आपका टोटल इंटरेस्ट बनना चाहिए। एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसको 2322 से, 2322, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 69 रिलेटिंग टू क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ये आपका चैप्टर वेयरहाउस गुड्स जो है चैप्टर नंबर 7 कस्टम्स का, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप बताते हो कि वेयरहाउस गुड्स को आप विदाउट द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके। लेकिन अगर गवर्नमेंट को शक हुआ कि ये गुड्स स्मगल बैक किए जाएंगे तो वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, या फिर वो आपसे ड्यूटी डिमांड कर सकता है। तो वेरी प्लेन डायरेक्ट सेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 69। ओके, विद दिस माय सेक्शन एवरी क्वेश्चन इज डिस्कस्ड। ओके, आई रियली होप कि ये पूरा जो हमारा सेशन था अच्छे से आपको समझ आया हो। ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड विद प्रॉपर कंसेप्ट और सारे सॉल्व किए सर, ठीक है। तो थोड़ा मे बी टाइम मैंने बाकियों से ज्यादा लिया होगा, बट एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि जो कि अच्छे से किया, राइट। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंश्योर दैट यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही आपके लिए रिसोर्सेस और मैं लाता रहूंगा। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय।